नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लालू यादव से मिलने रांची पहुंचे तेजस्वी यादव। बिहार चुनाव के बाद पहली बार पिता से मिलेंगे। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि शराबबंदी कानून पर सरकार के मांझी ने थामी विपक्षी पतवार। जीतन राम मांझी ने दिया विपक्ष का साथ, जिसके बाद मुश्किल में है नीतीश सरकार। जी हाँ दोस्तों, शराबबंदी कानून नीतीश सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहा है। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसान आंदोलन पर कांग्रेस ने कहा मोदी सरकार अब ईस्ट इंडिया कंपनी से भी बड़ी कंपनी बन गई है। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई है? तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। लालू से मिलने रांची पहुंचे तेजस्वी यादव। बिहार चुनाव के बाद पहली बार पिता से मिलेंगे। जी हां दोस्तों, तेजस्वी यादव चारा घोटाले के 4 मामलों में जेल की सजा काट रहे हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे राजद नेता तेजस्वी यादव अपने पिता से मुलाकात करने शुक्रवार को रांची पहुंचे हैं। वे यहां रेडिएशन ब्लू होटल में ठहरे हैं। वे कल अपने पिता से मिलेंगे। शनिवार को लालू से मुलाकातियों का दिन होता है। इस दिन 3 लोगों को लालू प्रसाद यादव से मिलने की इजाजत दी जाती है। तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के बाद पहली बार अपने पिता से मिलने पहुंचे हैं। इस बार बिहार चुनाव में राजद कांग्रेस महागठबंधन ने एनडीए को कड़ी टक्कर दी है। महागठबंधन को इस चुनाव में 110 सीटें हासिल हुई। एनडीए ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में 125 सीटें जीतकर बिहार में अपनी सरकार बनाई है। तेजस्वी पहुंचे रांची, आज करेंगे लालू से मुलाकात। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष राजद नेता तेजस्वी यादव शुक्रवार की शाम रांची पहुंचे। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार रांची पहुंचे तेजस्वी रिम्स में इलाजरत अपने पिता लालू प्रसाद से शनिवार को मुलाकात करेंगे। शुक्रवार को होटल रेडिएशन ब्लू में राजद पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनसे मुलाकात की और उन्हें बिहार चुनाव में राजद की अगुवाई में पार्टी के अच्छे प्रदर्शन की बधाई दी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शराबबंदी कानून पर सरकार के मांझी ने थामी विपक्षी पतवार, मुश्किल में नीतीश सरकार। जी हां दोस्तों, बिहार में सरकार चला रही राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में अब सब कुछ ठीक ठाक नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि सरकार के मांझी ने विपक्ष की पतवार थाम ली है। 3 दिनों पहले ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यह कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से राज्य में मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा है और अब सरकार के अहम सहयोगी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ही नीतीश कुमार के शराबबंदी कानून पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इससे पहले जीतन राम मांझी ने राजद नेता और लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव को पुत्र समान और बिहार को ओजस्वी युवा नेता भी कहा है। तेजस्वी यादव के लिए जीतन राम मांझी के ट्वीट के मायने तलाशे ही जा रहे थे कि जीतन राम मांझी ने शराबबंदी कानून पर सवाल खड़े कर सरकार को मुश्किलों में डाल दिया है। जीतन राम मांझी दलों और गठबंधनों को लगातार बदलते रहने वाले नेता हैं और अब ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि वह एक बार फिर लालू प्रसाद के करीब होते जा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी मांझी ने पूर्ण शराबबंदी कानून को कटघरे में खड़ा करते हुए थोड़ी थोड़ी पीने की सिफारिश की थी। अब नीतीश कुमार के इस कानून पर सवाल खड़े कर वह सरकार से अलग सुर अलापने लगे हैं। जीतन राम मांझी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के लिए बधाई, परंतु अनुरोध है कि वैसे गरीब जो शराबबंदी कानून के तहत छोटी गलती के लिए जेल में बंद हैं, उनकी जमानत की व्यवस्था सुनिश्चित करवाएं। परिवार की मुखिया के जेल में बंद रहने के कारण उनके बच्चे भूखे हैं। विपक्ष ने भी अब इसे बड़ा मुद्दा बनाया है। हाल ही में कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने भी मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर शराबबंदी कानून पर सवाल खड़े किए हैं। जीतन राम मांझी के इस ट्वीट को कांग्रेस की चिट्ठी का समर्थन माना जा रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन पर कांग्रेस ने कहा मोदी सरकार अब ईस्ट इंडिया कंपनी से भी बड़ी व्यापारी कंपनी बन गई। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में 21 दिनों से किसानों का आंदोलन जारी है। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार पर बड़े आरोप लगाए हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा किसान 21 दिन से सर्दी में लाखों की संख्या में दिल्ली के चारों तरफ न्याय की गुहार लगा रहे हैं। मोदी सरकार अब ईस्ट इंडिया कंपनी से भी बड़ी व्यापारी कंपनी बन गई है, जो किसान की मेहनत की गंगा को मैली कर मुट्ठी भर पूंजीपतियों को पैसा कमवाना चाहती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हमें 500 रुपए महीना की भीख नहीं, एमएसपी का हक चाहिए, पीएम मोदी के संबोधन पर बोले राकेश टिकैत। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश में हुए किसान सम्मेलन के जरिए नए कृषि कानूनों पर किसानों की नाराजगी दूर करने का प्रयास किया, लेकिन आंदोलन कर रहे किसान संगठनों और उनके नेता प्रधानमंत्री की बातों से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। इसी कड़ी में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कृषि सुधार कानूनों से किसानों का क्या लाभ होगा, मोदी जी ये नहीं बता पाए। साथ ही उन्होंने कानून बनाने से पहले संगठनों से बात करने की बात को भी नकार दिया है। दिल्ली की कई सीमाओं पर अलग अलग किसान संगठन डटे हुए हैं। वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर मोर्चा भारतीय किसान यूनियन के हाथ में है।
बीकेयू नेता राकेश टिकैत ने कहा कि पीएम मोदी स्टॉक के लिए एक ढांचे की बात कर रहे हैं, लेकिन इसकी अपील कॉरपोरेट से की जा रही है। इसका मतलब साफ है कि मोदी सरकार किसान को नहीं बल्कि खेती से जुड़े बिजनेसमैन को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा, सरकार खेती में निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। नवरत्न कंपनियों के निजीकरण के बाद मोदी जी की नजर अब खेती के निजीकरण पर है। टिकैत ने कहा कि कानून लाने से पहले किसानों के साथ चर्चा की बात गलत है। इस मामले पर किसान संगठनों से कोई चर्चा नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि इन कानूनों में मंडी से बाहर फसल बेचने पर न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा, इस बात का कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। वहीं स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लेकर राकेश टिकैत ने कहा, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने का दावा सरासर झूठ है। उन्होंने कहा कि स्वामीनाथन रिपोर्ट की सिफारिशों में फसल की लागत में C2 प्लस 50% जोड़कर देने को कहा गया है। बीजेपी ने चालाकी दिखाकर फॉर्मूला बदलकर A2 प्लस FL कर दिया, जिससे किसानों में हक मारा जा रहा है। हमें 500 रुपए महीना की भीख नहीं, समर्थन मूल्य का हक चाहिए। बीकेयू प्रवक्ता ने कहा कि आज भी दलहन की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं होती है। बुंदेलखंड की मंडी इसका उदाहरण है। उन्होंने आगे कहा, मोदी जी से आज भी देश का किसान निराश हुआ है। वहीं गन्ना किसानों का बकाया चुकाने के मामले पर टिकैत ने कहा, गन्ना किसानों को 16 करोड़ की मदद की जा रही है। मोदी जी के संबोधन में ये सबसे बड़ा झूठ था। उन्होंने कहा कि यह मदद नहीं, शुगर मिल पर किसानों का बकाया है, उसका भुगतान शुगर मिल को करना था। अगर सरकार उसको दे रही है तो इससे किसान को नहीं बल्कि शुगर मिल को मदद मिल रही है। सरकार अगर इसे इंसेंटिव के रूप में देती तो कोई लाभ होता। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। हाथरस कांड पीड़िता के बयान पर तैयार की गई चार्जशीट कोर्ट में दाखिल। अखिलेश और प्रियंका ने उठाए ये सवाल। जी हां दोस्तों, यूपी के हाथरस जिले के चर्चित गैंगरेप व हत्या मामले में सीबीआई द्वारा शुक्रवार को चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। जानकारी के अनुसार हाथरस के इस चर्चित मामले की आईओ सीमा पाहुजा व सीबीआई के अन्य अधिकारी शुक्रवार को हाथरस के जिला न्यायालय पहुंचे, जहां सीबीआई द्वारा SC/ST न्यायालय में मामले की चार्जशीट दाखिल की गई। जिला कोर्ट ने दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान भी लिया। जानकारी के अनुसार जांच एजेंसी ने पीड़िता के 22 सितंबर को दिए गए आखिरी बयान को आधार बनाते हुए यह चार्जशीट तैयार की गई है, जिसके बाद जिला कोर्ट में आज सीबीआई ने इसे दाखिल कर दिया। इसके अलावा मामले को लेकर सीबीआई ने अन्य निर्णय कोर्ट के ऊपर छोड़े हैं। हाथरस जिला कोर्ट में जांच एजेंसी के 3 अधिकारी दस्तावेज लेकर पहुंचे। सीबीआई द्वारा कोर्ट में दाखिल की गई चार्जशीट हाथरस रेप मामले में 4 लोगों को आरोपी बनाया गया है। आपको बता दें, सीबीआई ने 11 अक्टूबर 2020 को यूपी सरकार के अनुरोध पर व भारत सरकार से आगे की अधिसूचना पर यह मामला दर्ज किया। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने इसे सत्य की जीत बताया है। प्रियंका ने मामले को लेकर ट्विटर पर लिखा कि एक तरफ सरकार संरक्षित अन्याय था, दूसरी तरफ परिवार की न्याय की आस थी। पीड़िता का शव जबरदस्ती जला दिया गया, पीड़िता को बदनाम करने की कोशिशें हुई, परिवार को धमकाया गया, लेकिन अंततः सत्य की जीत हुई। यूपी के पूर्व सीएम एवं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी हाथरस रेप मामले पर राज्य की योगी सरकार के खिलाफ निशाना साधा है। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार से बिना लड़े कुछ भी नहीं मिलता है, न इंसाफ और न ही अधिकार। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल का पीएम पर निशाना, बोले आदत के अनुसार मोदी जी ने आज फिर असत्याग्रह किया। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी टारगेट ऑन पीएम मोदी। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच पीएम मोदी ने आज मध्य प्रदेश में किसानों को संबोधित किया। किसानों की लगातार हो रही मौत पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला बोला है। इसके बाद राहुल गांधी ने ट्विटर पर कहा कि आदत के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर असत्याग्रह किया। 23 दिनों से जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच अभी तक 22 किसानों की मौत हो चुकी है। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने आज ट्वीट कर कहा कि आदत के अनुसार मोदी जी ने आज फिर असत्याग्रह किया। किसानों की बात सुनो, कृषि विरोधी कानून वापस लो। इससे पहले आज सुबह राहुल गांधी ने ट्वीट कर किसान आंदोलन के दौरान हुई किसानों की मौत का मामला उठाया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि और कितने अन्नदाताओं को कुर्बानी देनी होगी, कृषि विरोधी कानून कब खत्म किए जाएंगे। इस ट्वीट के साथ राहुल गांधी ने एक खबर का स्क्रीनशॉट साझा किया। साझा किए गए खबर के अनुसार अब तक 22 प्रदर्शनकारी किसानों की मौत हो चुकी है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने पीएम मोदी के MSP वाले बयान को लेकर एक पुरानी रिपोर्ट का हिस्सा दिखाया। उन्होंने कहा, खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि MSP पर एक कानून लागू करने की जरूरत है, फिर पीएम मोदी अपनी बात क्यों नहीं मानते हैं। इससे पहले किसानों के विरोध प्रदर्शन वाले स्थान की करीब सिख संत बाबा राम सिंह की कथित तौर पर खुदकुशी करने को लेकर बुधवार को राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा था। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया, करनाल के संत बाबा राम सिंह जी ने किसानों की दुर्दशा देखकर आत्महत्या कर ली। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं और श्रद्धांजलि। उन्होंने कहा, कई किसान अपने जीवन की आहुति दे चुके हैं। मोदी सरकार की क्रूरता हद पार कर चुकी है। जिद छोड़ो और तुरंत कृषि विरोधी कानून वापस लो। करते हैं अगली खबर की तरफ। नगर पालिका कार्यालय पर पीएम मोदी व गृह मंत्री शाह के पोस्टर लगाए गए तो भाजपा कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज। जी हां दोस्तों,
केरल में हाल ही में हुए स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा का प्रदर्शन अच्छा रहा है। इससे भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह है। वहीं राज्य के पलक्कड़ नगरपालिका कार्यालय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पोस्टर लगाने और भाजपा समर्थित नारे लगाने के खिलाफ पार्टी कार्यकर्ताओं के एक समूह के खिलाफ धारा 153 के तहत मामला दर्ज किया गया है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाने के दौरान जय श्री राम के नारे भी लगाए, जिसे लेकर उन पर धारा 153 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लालू यादव को किडनी देने के लिए आगे आए राजद कार्यकर्ता। तेजस्वी यादव और रिम्स निदेशक को लिखा पत्र। जी हां दोस्तों, चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सेहत में सुधार नहीं हो रहा। लालू की किडनी फंक्शनिंग पहले से और खराब हुई है। अब लालू को डायलिसिस पर ले जाने की संभावना जताई जा रही है। इसे लेकर राजद कार्यकर्ताओं में मायूसी है। इन सब के बीच नवगछिया के राजद कार्यकर्ता विश्वास झा ने बड़ा ऐलान किया है। जिला प्रवक्ता विश्वास झा ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और रिम्स अधीक्षक को पत्र लिखकर अपनी किडनी लालू यादव को डोनेट करने की इच्छा जताई है। विश्वास झा ने पत्र में लिखा है कि लालू प्रसाद यादव हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों की बात करते हैं और उनका विकास चाहते हैं, इसलिए उनके लिए वह कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। आज लालू यादव बीमार हैं और उनकी किडनी पर असर पड़ा है, इसलिए वे अपनी किडनी लालू यादव को देने को तैयार हैं। बता दें कि चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू यादव किडनी की बीमारी से ग्रसित हैं। इसके अलावा भी उन्हें कई तरह की परेशानी है। लालू का क्रिएटिनिन लेवल 2.5 जा पहुंचा है। डॉक्टरों की माने तो इसमें जल्द सुधार नहीं हुआ तो लालू यादव को अगले चंद महीनों में डायलिसिस पर ले जाना मजबूरी होगी। डायलिसिस बहुत लंबा नहीं चल सकता, लिहाजा किडनी ट्रांसप्लांट एक और बड़ा विकल्प है। किडनी को लेकर लालू यादव की परेशानी के पीछे बड़ी वजह वहां पथरी का होना भी है। पथरी के दबाव की वजह से लालू की किडनी फंक्शनिंग प्रभावित है। इसके अलावा लालू का हेमोग्लोबिन भी बेहद कम है। हाइपरथैलेसीमिया से पीड़ित लालू यादव को कई तरह के रोगों का सामना करना पड़ रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी सांसद ने नीतीश को दिखाया आईना, बोले 72 घंटे में हो गया 5 मर्डर, अब तो लाडले एसपी को सस्पेंड कीजिए। जी हां दोस्तों, बिहार में तेजी से बढ़ते अपराध को लेकर विपक्ष तो दूर, सीएम नीतीश के साथ उनके सरकार में शामिल भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक भी चौतरफा हमला कर रहे हैं। पहले प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और फिर विधायक संजय सरावगी के बाद अब भाजपा सांसद छेदी पासवान ने बिहार में तेजी से बढ़ते अपराध को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश को आईना दिखाकर लॉ एंड ऑर्डर की वास्तविक स्थिति से परिचय कराने की कोशिश की है। सासाराम से बीजेपी सांसद छेदी पासवान ने गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। इस पत्र में छेदी पासवान ने बताया है कि आखिरकार किस तरह उनके संसदीय इलाके में लॉ एंड ऑर्डर चरमराई हुई है और जिला पुलिस अपराधियों के सामने नतमस्तक है। छेदी पासवान ने लिखा है कि पिछले 72 घंटे में रोहतास जिले में 5 मर्डर हो चुके हैं, जिसमें दिन दहाड़े पेट्रोल पंप के मालिक को गोलियों से भूनने वाली घटना का भी जिक्र है, जिसको लेकर रोहतास के आम लोगों में भी आक्रोश का माहौल है। बीजेपी सांसद छेदी पासवान ने एक बार फिर से यह मांग की है कि रोहतास के एसपी सत्यवीर सिंह को सरकार सस्पेंड करे। उन्होंने लिखा है कि पिछले 2 साल से आईपीएस सत्यवीर सिंह रोहतास के पुलिस कप्तान बनकर बैठे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जिले में कुछ ही घंटों में 5 हत्याएं हो जा रही हैं। इसलिए कर्तव्यहीनता के कारण ऐसे एसपी को सस्पेंड करना चाहिए। सासाराम से बीजेपी सांसद छेदी पासवान ने इससे पहले मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए रोहतास जिले के एसपी को निकम्मा और निठल्ला करार दिया था। सांसद ने कहा था कि ऐसे एसपी को बिना समय गंवाए तत्काल सस्पेंड कर देना चाहिए। सांसद ने कहा कि निकम्मा और निठल्ले एसपी के कारण ही रोहतास में अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है। जाहिर है कि जब पुलिस कप्तान ही निकम्मा रहेगा तो उसके निचले स्तर के अधिकारी भी निकम्मी और निठल्ली बनी रहेगी। हम आपको बता दें कि रोहतास के एसपी सत्यवीर सिंह हैं, जो नीतीश कुमार की पसंदीदा अधिकारियों में शुमार किए जाते रहे हैं। नीतीश कुमार के राज में उन्हें हमेशा अहम जिलों के एसपी का पद मिलता रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी पहले 12 किसानों को भेजा 50-50 लाख का नोटिस, अब दी ये सफाई। जी हां दोस्तों, प्रशासन ने कृषि बिल के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को शांति भंग की आशंका के चलते 50 लाख से लेकर 50,000 का मुचलका भरवाए जाने के लिए नोटिस भेजा है। हालांकि खबर मीडिया में सामने आने के बाद सरकार की तरफ से सफाई देते हुए एसपी संभल चक्रेश मिश्रा ने इस राशि को टाइपिंग गलती बताते हुए कहा है कि यह सिर्फ 50,000 रुपए है, 50 लाख नहीं। जनपद संभल में जिला प्रशासन ने 12 किसानों के खिलाफ 5 लाख रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक के मुचलके नोटिस भेज दिए। उत्तर प्रदेश के संभल में शांति भंग की आशंका के तहत किसान नेताओं को 50 लाख से लेकर 50,000 के पर्सनल बॉन्ड पर नोटिस जारी किया गया है। यह नोटिस एसडीएम दीपेंद्र यादव की तरफ से भेजा गया है। हालांकि एसपी संभल चक्रेश मिश्रा ने इस राशि में टाइपिंग गलती बताते हुए सुधार की बात की है।
वहीं किसान नेताओं ने ऐसे नोटिस को लोकतांत्रिक प्रदर्शन का गला दबाने की कोशिश करार दिया है। संभल में 50 लाख से लेकर 50,000 तक का यह नोटिस लगभग 6 किसानों को जारी किया गया है, जिसमें से अधिकांश भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी हैं। ऐसे ही 6 अन्य को 50 लाख के बोर्ड का नोटिस जारी किया गया है। यह नोटिस 12 और 13 नवंबर को सीआरपीसी की धारा 111 के तहत जारी किया गया है। पुलिस ने 50 लाख की राशि को गलत करार दिया है। एसपी के अनुसार एसडीएम देवेंद्र यादव की छुट्टी से लौटने के बाद राशि सुधार कर 50,000 के बोर्ड की प्रक्रिया शुरू होगी। हालांकि किसान नेताओं का कहना है कि वह प्रशासन की इन कोशिशों की बजाय जेल जाने को प्राथमिकता देंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि मंत्री तोमर की चिट्ठी को लेकर बोले किसान नेता, कुछ नया नहीं जिस पर हम टिप्पणी करें। जी हां दोस्तों, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के नाम 8 पृष्ठों का एक खुला पत्र जारी करते हुए कहा कि केंद्र उनकी सभी चिंताओं का निराकरण करने के लिए तैयार है। नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए किसानों का प्रदर्शन दिल्ली की सीमाओं पर 23वें दिन भी जारी है। वहीं किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के महासचिव श्रवण सिंह पंढेर ने कहा कि कमेटी बनाना समस्या का हल नहीं है। पहले भी किसानों ने छोटी कमेटी बनाने से इनकार किया था। तोमर जी ने कल जो चिट्ठी लिखी है वो देश को भ्रमित करने वाली है, उसमें कुछ नया नहीं है। कुछ नया होता तो हम उस पर टिप्पणी करते। कृषि कानूनों के खिलाफ सिंघू बॉर्डर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन करने के अधिकार के मूल अधिकार बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को कहा कि किसानों के आंदोलन में इस समय न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा और इसे बगैर किसी बाधा के जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। न्यायालय ने किसानों के अहिंसक विरोध प्रदर्शन करने के अधिकार को स्वीकार करते हुए सुझाव दिया कि केंद्र फिलहाल इन 3 विवादास्पद कानूनों का क्रियान्वयन स्थगित कर दे, क्योंकि वह इस गतिरोध को दूर करने के इरादे से कृषि विशेषज्ञों और किसान संघों की एक निष्पक्ष और स्वतंत्र समिति गठित करने पर विचार कर रहा है। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब के दयाल सिंह ने बताया, सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है उसमें हम यकीन नहीं रखते। अगर सरकार बातचीत करके काले कानून वापस लेती है तो ठीक, नहीं तो हम ये मोर्चा नहीं छोड़ेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तोमर द्वारा किसानों के नाम लिखे गए पत्र को उनके विनम्र संवाद का प्रयास बताया और किसानों से उसे पढ़ने का आग्रह किया। तोमर ने अपने पत्र में कहा कि मोदी सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि नए कृषि कानूनों का लक्ष्य छोटे एवं सीमांत किसानों को फायदा पहुंचाना है। मोदी ने ट्वीट किया, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने किसान भाई बहनों को पत्र लिखकर अपनी भावनाएं प्रकट की हैं, एक विनम्र संवाद करने का प्रयास किया है। सभी अन्नदाताओं से मेरा आग्रह है कि वे इसे जरूर पढ़ें। देशवासियों से भी आग्रह है कि वे इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। तोमर ने कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों पर 3 नए कृषि कानूनों को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए आंदोलनरत किसानों से इस सफेद झूठ से बचने की सलाह दी और उन्हें आश्वस्त किया कि सरकार उनकी सभी चिंताओं को दूर करने को तैयार है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली एमसीडी में फंड हेराफेरी का लगाया आरोप, आपने बीजेपी को बताया लालची सास। जी हां दोस्तों, दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। एमसीडी में कथित 2500 करोड़ रुपए किराया माफी मामले में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने सीबीआई जांच की मांग की। विधानसभा में शुक्रवार को इस मांग जुड़ी बड़ी भी होल्डिंग लगाई गई। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने सत्र के दौरान बीजेपी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। एमसीडी किराया माफी मामले पर चर्चा में अपनी बात रखते हुए सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी को घेरा। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि एमसीडी हमारी बेटी जैसी, जिसे हमने बीजेपी को दिया, और लेकिन आज बीजेपी लालची सास बन गई है। बहरहाल दिल्ली में एमसीडी में फंड को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में खींचतान चल रही है, जहां आम आदमी पार्टी एमसीडी में 2500 करोड़ रुपए के हेरफेर का आरोप लगा रही है। वहीं बीजेपी एमसीडी के 13,000 करोड़ रुपए का फंड मांग रही है। इस फंड की मांग को लेकर बीजेपी ने दिल्ली में मुहिम छेड़ रखी है। इसी क्रम में आम आदमी पार्टी की सरकार ने एमसीडी में इस कथित घपले को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। दूसरे दिन जब सत्र की शुरुआत हुई तो एमसीडी किराया माफी मामले पर आम आदमी पार्टी के विधायक सीबीआई जांच की मांग करते रहे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। साध्वी प्रज्ञा के बयान पर बिहार एनडीए में बवाल, जेपी नड्डा से बोले मांझी, अपनी सांसद को समझा दीजिए। जी हां दोस्तों, अपने विवादित बोल के लिए चर्चा में रहती आई भारतीय जनता पार्टी की सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। उनके बयान पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के अंदर ही बवाल मच गया है। बिहार में एनडीए के घटक हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से कहा है कि वे प्रज्ञा ठाकुर को समझा दें। प्रज्ञा ठाकुर उन्हें शूद्र और आतंकवादी का फर्क नहीं बताएं। प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर भड़के जीतन राम मांझी। विदित हो कि प्रज्ञा ठाकुर ने सोमवार को भोपाल के पास सीहोर में
क्षेत्रीय समाज के एक कार्यक्रम में कहा था कि क्षत्रिय को क्षत्रिय कहने पर वे बुरा नहीं मानते। इसी तरह ब्राह्मण तथा वैश्य को वैश्य कहने पर भी उन्हें बुरा नहीं लगता है, पर शूद्र को शूद्र कहने पर वह बुरा मान जाता है। प्रज्ञा ठाकुर ने पूछा कि आखिर इसका क्या कारण है। उनमें नासमझी है, इसलिए वे समझ नहीं पाते हैं। इस बयान के लिए प्रज्ञा ठाकुर पूरे देश में आलोचना की शिकार हो रही हैं। विपक्ष इसे बीजेपी की मानसिकता बताकर हमलावर है। बिहार में एनडीए की सहयोगी जीतन राम मांझी भी इससे भड़के हुए हैं। जीतन राम मांझी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से आग्रह किया है कि वे अपनी बड़बोली सांसद प्रज्ञा ठाकुर को अनुसूचित जाति व जनजाति समाज को अपमानित नहीं करने को लेकर समझा दें। प्रज्ञा ठाकुर हमें नहीं बताएं कि कौन शूद्र है और कौन आतंकवादी है। मांझी ने कहा है कि प्रज्ञा ठाकुर अपने बयान के लिए देश के दलितों से माफी मांगे। वे हमेशा दलितों को अपमानित करने वाले बयान देती रहती हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।